तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। वैसे तो कोशिश बहुत सारे इंसान करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनकी कामयाबी उनके पास चल के आती है। आज हम एक ऐसे ही कलाकार से मिलने वाले हैं। आइए पहले देखते हैं उनका एवी। ओमपुरी का जन्म हरियाणा के शहर अंबाला में 18 अक्टूबर 1950 को पिता टेकचंद पुरी और मां तारा देवी के घर में हुआ। बीए करने के बाद ओमपुरी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तथा पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में प्रशिक्षण लिया। आक्रोश और अर्ध सत्य जैसी आर्ट फिल्मों में ख्याति प्राप्त करने के बाद ओमपुरी ने घायल जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी अपनी विशेष पहचान बनाई। इसके अतिरिक्त ओमपुरी ने ईस्ट इज ईस्ट तथा वेस्ट इज वेस्ट जैसी बहुत सी हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। ओमपुरी की शादी नंदिता से हुई, जो एक जर्नलिस्ट हैं, और उनका एक बेटा भी है, इवान। इवान को फिल्मों में इंट्रोड्यूस करने के लिए ओमपुरी जी उसे घर में ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। आम जिंदगी में ओम जी बहुत अच्छा खाना बनाना और दोस्तों को खाना खिलाने का शौक रखते हैं। अद्भुत प्रतिभा के धनी इस कलाकार का फिल्मी सफर बेहद दुश्वार रास्तों से भरा था। तो पेश है कोशिश से कामयाबी तक का उनका ये सफर। तो ये थे हमारे लेजेंडरी एक्टर ओमपुरी। आइए अब उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। ओम जी। जी नमस्कार। नमस्कार। आइए, आपकी सीट, हॉट सीट। हॉट? जी। ज्यादा गर्म तो नहीं? आप बैठेंगे तो पता चल जाएगा। जी। वैसे तो ओम जी मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, कितनी बार हम लोग मिले हैं, लेकिन कभी भी इस तरह का मौका नहीं मिला कि मैं आपका इंटरव्यू कर पाऊँ। तो आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी, और हमारी ऑडियंस को भी, जो कि हमने कभी आपके बारे में जानी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके फादर रेलवे में थे, तो उसकी वजह से आपने काफ़ी जगहों पे ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो आपका जो बचपन है वो अलग अलग भिन्न जगहों पे बीता होगा। तो उस मूवमेंट के दौरान आपने क्रिकेट भी खेला स्कूल में, लेकिन क्रिकेट नहीं था तब। नहीं था? क्या था? आप क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा, पिट्ठू, हाँ। कबड्डी, अच्छा। वॉलीबॉल, हाँ। फुटबॉल, हाँ। हॉकी, हाँ। ये। अच्छा, तो ये सब आप खेलते थे, स्पोर्ट्समैन समझ लीजिए अपने आप को, लेकिन जी। आपने वो नहीं चुना, आपने चुना एक्टिंग अपने करियर को। इसकी क्या वजह थी? आप थिएटर में थे, वजह क्या थी? देखिए, वजह ऐसा है कि शुरू में तो मैं मिलिट्री में जाना चाहता था, क्योंकि रेलवे से पहले मेरे पिताजी आर्मी में थे। जी। तो स्कूल में ही एक्टिविटीज़ जनरली, तो हमने 2 शॉर्ट प्लेज भी किए थे स्कूल में। फिर भी मतलब मैं आर्मी का ही मन में था मेरे। फिर कॉलेज में आए तो भी प्लेज वगैरह कंटिन्यू रहे। तो एक यूथ फेस्टिवल में जो यूनिवर्सिटी का था, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो एक हरपाल टिवाना साहब थे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए थे, और उनका अपना एक थिएटर ग्रुप था, पंजाब कला मंच। जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा कि भाई आप कौन से कॉलेज में हो? तो मैंने उन्हें बताया कि जी मैं फ़लाँ कॉलेज में हूँ। तो बोले मैं चाहता हूँ कि आप हमारा थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो। हम वी आर सेमी प्रोफेशनल और हम लगातार नाटक करते रहते हैं। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा वजह? मैंने कहा वजह ये है कि मैं दिन में नौकरी करता हूँ और इवनिंग कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, उसी कॉलेज में। तो उन्होंने कहा ओ अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा जी 125 रुपये। बोले आप ऐसा करो, आप डे स्कॉलर बन जाओ और इवनिंग में हमारे थिएटर ग्रुप में आओ
मैं आपको 150 रुपए दूंगा। अच्छा। तो मैंने अभी एक तो 25 रुपए की तरक्की हो गई, हाँ। और दूसरे अपनी पसंद की एक्टिविटी भी। तो उनके साथ मैंने 2 साल जो प्लेस किए वो सोशल रेलेवेंस के प्लेस थे। अच्छा। पंजाबी में भी किए, हिंदी में भी किए, अंग्रेज़ी प्लेस की ट्रांसलेशन अडेप्टेशंस भी की। तो वो रेगुलर थिएटर होता था। और मैं बचपन में बहुत ही शर्मीला, थोड़ा दबा हुआ ऐसा लड़का था। तो और दूसरे, मैं जो सड़क पे चीज़ें हैं उनको महसूस बचपन से ही करता था। जब मैं 6-7 साल का था तब भी मैं बाज़ार में खड़ा होके आसपास गुजरती हुई ज़िंदगी को देखता था, और ये बड़ा मुझे चुभता था, डिस्टर्ब करता था। असमानता लोगों की, गरीब और अमीर की, भिखारियों की। तो मैं तो मतलब 7-8 साल की, 10 साल की उम्र में बच्चा क्या करेगा। मैं तो ऊपर भगवान से कहता था, और मेरे प्रिय भगवान थे कृष्ण, कि भाई आप मुझे कुछ ऐसा बनाओ कि मैं इनका दुख दूर कर सकूं। और महसूस ज़रूर करता था बहुत सारी चीज़ें, भाषा नहीं थी मेरे पास, उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाता कैसे? था। हाँ। तो उन प्लेज के ज़रिए हाँ। उन्हीं भावनाओं को मैं आर्टिकुलेट कर पाया। हालांकि वो शब्द मेरे नहीं, राइटर के जी। थे, जी। लेकिन कम से कम मेरी भड़ास निकलती थी। हाँ। और जब लोगों की तालियां बजती थीं तो उसमें बड़ा आनंद आता था, और वो एक तरह की एडिक्शन हो गई। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यही करूँगा ज़िंदगी भर। तब मैं नेशनल स्कूल ड्रामा में गया और सिलेक्ट हो गया। 3 साल के लिए वहाँ पढ़ाई की, और उसके बाद फिर ये रियलाइज़ किया कि थिएटर में, क्योंकि मैं तो गरीब घर से था, कि भाई मैं थिएटर से जीविका नहीं कमाई जा सकती। नहीं कमाई जा सकती। और ख़ासकर हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, गुजराती में, तो क्योंकि प्रोफेशनल थिएटर इस्टेब्लिश है तो लोग थिएटर से ही अपनी जीविका कमा सकते हैं। लेकिन हिंदी और पंजाबी में ऐसा नहीं था। तो मैंने एहसास किया कि भाई जो भी रेगुलर थिएटर करते हैं हिंदी में, जैसे श्यामानंद जलान कलकत्ता में रेगुलर थिएटर करते थे, जी। और लेकिन वो वकील थे। हाँ। वो वकालत से पैसा कमाते थे, शाम को अपना शौक पूरा करते थे। राजेंद्र नाथ दिल्ली में, वो भी प्रोफेसर थे। ओम शिवपुरी, वो भी मॉडर्न स्कूल में पढ़ाते थे। तो मतलब कोई भी ऐसा मुझे हिंदी थिएटर में व्यक्ति नहीं मिला जो सिर्फ थिएटर थिएटर से ही अपनी जीविका कमा सके। तो नसीरुद्दीन शाह मेरे मित्र, हम नेशनल स्कूल ड्रामा में एक ही क्लास में थे। तो एनएसडी से पास होने के बाद उसने फ़ौरन फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, और जब छुट्टियों में आया तो मेरे पास ठहरा दिल्ली में। तो ही परसुएडेड मी कि तुम फिल्म इंस्टीट्यूट आओ। और थिएटर की हालत मैंने देखी कि भाई भूखे मर रहे हैं। रेडियो स्टेशन पे टीवी भी बहुत ज़्यादा नहीं था उस वक्त। कभी कभार मतलब महीने में शायद 2 प्रोग्राम मिल जाते थे रेडियो पे, 30-30 रुपए मिलते थे। और कभी कभार एक आध टीवी पे भी कोई नाटक कर रहा है तो उसमें एक कैरेक्टर मिल गया। तो बड़ी बड़ी कठिनाई थी। तो उसने कहा कि तुम फिल्म इंस्टीट्यूट आओ। और हमारा ध्यान फिल्मों की तरफ इसलिए गया कि उस वक्त 8 फिल्में बनना शुरू हो गई थी। जैसे श्याम बेनेगल की अंकुर आई, और फिर हम ने हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स हुआ था, जिसमें सत्यजीत रे की फिल्में और ऋत्विक घटक की फिल्में, मृणाल सेन की फिल्में, और रीजनल सिनेमा, और हिंदी की पुरानी फिल्में, बिमल रॉय, गुरुदत्त, इन लोगों की फिल्में। तो फिर हमें एहसास हुआ कि सिनेमा बुरा माध्यम नहीं है। हम नहीं तो सिनेमा को ये समझते थे कि ये तो बड़ा घटिया मीडियम है, क्योंकि हमारे दौरान 70 में तो ऐसी कोई सोशल रेलेवेंस वाली फिल्में नहीं थी। पर ओम जी ये बताइए कि वहाँ पर जाके ज्वाइन करना स्टडीज़ के लिए, तो फीस भरना, ये वो सब इंतज़ाम कैसे होता था? देखिए, नेशनल स्कूल ड्रामा में तो स्कॉलरशिप मिलता था, 200 रुपये महीना मिलता था 70 में। तो उसमें हाँ अय्याशी नहीं कर सकते थे आप उसमें। और उस वक्त मुझे कोई बुरी आदत भी नहीं थी, ना मैं सिगरेट पीता था, ना मैं शराब पीता था, ना मुझे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या छोटे रेस्टोरेंट में खाना खाने का शौक़ था। जो हॉस्टल में मिलता था वही खा लेते थे। और जिस दिन स्कॉलरशिप मिलता था
उस दिन मैं नसीर, एक दो और हमारे दोस्त मिलके हम लोग कनॉट प्लेस जाते थे, और एक छोटा सा ढाबा था ग्लोरी, और वहाँ पे उस दिन हम थोड़ी अय्याशी कर लेते थे कि भाई थोड़ा अच्छा खाना खा लिया। हाँ, हाँ। और जब आपने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब बहुत मुश्किल आई। मतलब मैंने तो नसीर से कहा था कि भाई मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास धन ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेग, बोरो और स्टील, यू मस्ट कम, दैट विल मेक अ फ्यूचर। तो मैं उन दिनों एनएसडी से तो पास हो चुका था, तो मैं हैमलेट कर रहा था जी। हमारे एक डायरेक्शन के स्टूडेंट थे एनएसडी से, वो हैमलेट कर रहे थे और मैं हैमलेट का ही रोल कर रहा था। तो उसका शो था, तो हमारी एक हमसे जूनियर थी लड़की नीलम मान सिंह, वो भी प्ले देखने आई थी अपने एक दोस्त के साथ जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने प्ले देखा, बड़े प्रभावित हुए मुझसे। तो उन्होंने कहा यार व्हाट अ वंडरफुल एक्टर ही इज। तो नीलम ने उसको बताया कि भाई ये फिल्म इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है बट ही कांट अफोर्ड। तो उसने कहा दैट्स अ बिग डील, मैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा आदमी, आई स्पॉन्सर हिम। तो शी ब्रॉट हिम टू मी एंड ही सेड आई विल सेंड यू 300 रुपीज़ पर मंथ। तो मैं आई वाज थ्रिल्ड, आई सेड वंडरफुल यार। उसी वक्त उन्होंने मुझे बोले ये आपका एडवांस 300 रुपये दे दिए। मैंने अप्लाई कर दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, और मैंने उनको ख़त लिखा कि भाई मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। कोई जवाब नहीं, मुझे लगा शायद ख़त नहीं मिला, मैंने एक ख़त और डाल दिया। फिर उनका जवाब आया कि मैंने तो मनी ऑर्डर भेजा था लेकिन वापस आ गया कि पार्टी आउट ऑफ स्टेशन। अंग्रेज़ी में ख़त था और थोड़ी मुश्किल इंग्लिश थी। मैंने कहा यार ये आउट ऑफ स्टेशन, मैं तो हॉस्टल में हूँ यार, मैं आउट ऑफ स्टेशन कहाँ जाऊँगा। तो नसीरुद्दीन शाह मेरे मित्र जो हैं वो कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, मैं पंजाबी मीडियम से था। अब तो अच्छी अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ, अच्छी अंग्रेज़ी फिल्में भी बहुत कर चुका हूँ। बहरहाल तो मैंने कहा भैया तू देख इसका व्हाट डज ही ट्राइंग टू से। तो ही सेड ओ मुझे नहीं लगता कि ही विल सेंड एनीवन। You have to fend for yourself. I didn't know what to do. Oh my God, यहाँ ना मुझे ब्रेक लेते बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद आज हम बात कर रहे हैं ओम पुरी जी से। तो ओम जी आप बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहे थे मुझे ब्रेक से पहले। तो नसीर जी ने कहा कि पैसा नहीं आएगा, फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, और जो 2-3 दोस्तों को पता था उन्होंने कि भाई अरे ओम आ जाए यार चाय पीते हैं, ये बन खाओगे, बन मस्का खा लिया। तो ऐसे कुछ दिन इस तरह से गुजरे। तो हमारा जो मेस का इंचार्ज था चितले, इसने महाराष्ट्रियन, उसको पता चला। तो उसने मुझे बुलाया, उसने कहा ओम जी ऐसा है मेरी मेस में 50-55 बच्चे खाना खाते हैं, 15-20 स्टाफ के भी लोग हैं। तो अगर एक आदमी खाना खा लेगा, वैसे भी खाना बचता तो है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता चला है कि आप इस मुसीबत में हैं और इसको आप दया मत समझिए, आप एक छोटे भाई की तरह हैं और ईश्वर करे आप बड़े आदमी बने। और अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप इसे उधार समझ रहे हो तो फिर दे देना। लेकिन अभी आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करो। मेरे यहाँ नाश्ता नहीं बनता है, वो कैंटीन में है, और ये मेस में जो है लंच और डिनर की आप बिल्कुल फिक्र मत करो। तो मैंने कहा भाई, तो मुझे वैसे कहूँ मुश्किलें तो शुरू से ही थी, लेकिन ये मुझे कमाल गया, मुझे पता ही नहीं कि क्यों और कैसे हुआ कि अजनबी लोग ऐसे मिलते रहे जो मुझे आगे बढ़ाते रहे, बिल्कुल अजनबी जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग। बहरहाल मैं चितले साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और वो फिर गिरीश कार्नाड उस वक्त डायरेक्टर थे फिल्म इंस्टीट्यूट के, तो उनको पता चला मेरी हालत
तो उन्होंने मुझे 1 साल पूरा हो गया था, फिर दूसरे साल में छुट्टियाँ में उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे ये नहीं कहा मैंने सुना है कि तुम मुसीबत में हो, ताकि मैं आई डोंट फील Feel bad. एम्बैरेस्ड। इसे छुट्टियों में क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी दिल्ली जाऊंगा, थोड़ा नाटक वाटक करूंगा। बोले एक चिल्ड्रन फिल्म है जो बीबी कारंत बना रहे हैं, तुम उसमें एक्टिंग करो। मैंने कहा जी ठीक है। बोले बैंगलोर में शूटिंग है, 15 दिन का है, 1 घंटे की फिल्म है। मैंने कहा जी ठीक है। तो वहाँ से मुझे 3000 रुपये मिले, विच वॉज गुड इनफ फॉर मी to let the Survive whole the- year, I could survive the entire 1 year. फिर मैंने पंजाब गवर्नमेंट को भी अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए। उनका स्कॉलरशिप आया, लेकिन देर से आया। अच्छा। जब मेरे 2 साल पूरे हो गए हाँ, तब आया, और मुझे कोई ऑफिस से क्लर्क या पीएन आया, उसने कहा जी आपका स्कॉलरशिप आया। तो मैं गया ऑफिस में, मैंने 3200 जो भी था अमाउंट वो लिया और चला गया हॉस्टल में। पीछे पीछे भागता आया, बोले सर आपकी फ़ीस काटना भूल गए, आपने तो फीस ही नहीं दी है। मैंने कहा भैया ये तो नहीं मैं दूंगा आपको, ये तो मुझे बम्बई में ज़रूरत है। अच्छा। तो ये थी कहानी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप फिल्म इंस्टीट्यूट में एक एक्टर बतौर या कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो माहौल ऐसा होता है कि आप अपने आप को समझते हैं कि मैं तो आई हैव अराइव्ड, कि भाई मैं तो किंग हूँ, मतलब मैं बाहर जाऊँगा और ऐसे जॉब मिल जाएगी और ऐसे मुझे रोल मिल जाएगा और मैं तो टॉप पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन जब बाहर आते हैं तो असलियत कुछ और होती है। आपके साथ भी कुछ ऐसा feeling? देखिए, मुझे तो अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी, जी। और मैं सच कहूँ तो आफ्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उस तरह की स्ट्रेनुअस और बहुत गंभीर ट्रेनिंग के बाद फिल्म इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं। वहाँ से निकलने के बाद भी मैं अर्ध सत्य उतनी ही अच्छी करता जी। जैसा मैंने 84 में किया। हम फिल्म इंस्टीट्यूट इसलिए गए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कोई पहचान नहीं थी। जी। बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, हालांकि दोनों एक साथ ही शुरू हुए थे 59 में। तो फिल्म इंस्टीट्यूट की पहचान बन गई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पहचान नहीं थी। तो एक तरह से क्वालिफिकेशन थी, हाँ, सर्टिफिकेट। लेकिन फिर भी हमने नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं सीखा। ज़्यादातर हमने सीखा फिल्मों से, जो हर तरह की फिल्में, बहुत सारी ग्रेट फिल्म मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, और हिंदुस्तानी रीजनल सिनेमा, और विदेश के तो मतलब पोलिश फिल्में, चेक फिल्में, इटालियन फिल्में, जापानीज़ फिल्में, अमेरिकन, ब्रिटिश फिल्में। हर शाम को एक फिल्म होती थी एट 5:30, वो हम कभी मिस नहीं करते थे। और तो इसलिए हमने लाजमी समझा। जब बॉम्बे आए तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जाके किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस में जाऊं या मिलूं, क्योंकि अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं थी कि तुम क्या मुंह लेके जाओगे भैया उधर, है ना। तुम अपना नाक देख लो, अपना चेहरा देख लो। हैं, अभी तो खैर मैं खाया पिया लग रहा हूँ, उस वक्त तो मैं ऐसा लग रहा था जैसे 2 महीने से खाना ही नहीं खाया, इतना दुबला था मैं। जी। तो मैं सिर्फ निर्भर था, यही सोच के आया था कि 8 फिल्मों में हमें जगह मिलेगी। तो मैं सिर्फ एक आदमी से जाके मिला था, और वो था श्याम बेनेगल, वो भी नसीर के कहने पे कि भाई मैंने उनके साथ निशांत की है, यू मस्ट गो एंड मीट। तो मैंने सोचा लेकिन जीविका का क्या करेंगे, वो तो कमानी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि भाई कोई नौकरी ढूंढता हूँ, कैसी भी नौकरी हो, कोई ज़रूरी नहीं एक्टिंग से ताल्लुक़ रखती हो। तो खुशकिस्मती से मुझे एक्टर स्टूडियो में, जो रोशन तनेजा जी का जी। वो पहला साल था उनका, जी। उसमें मुझे पढ़ाने के लिए वो एज अ टीचर, बतौर एज अ टीचर मैं स्पीच पढ़ाता था। ओके। उस बैच में थे अनिल कपूर, गुलशन ग्रोवर, मज़हर खान और मदन जैन, दे ऑल डूइंग वेरी वेल। तो खैर, तो उसमें मुझे 600-700 रुपये महीना मिल जाता था। आई कुड अफोर्ड टू पे रेंट। और पहला मेरा जो जहाँ मैं पेइंग गेस्ट था,
वो था ऑफ हिल रोड, अच्छा। सेंट एंड्रू चर्च के बगल में गली, हाँ जी। एक बंगला था, उसमें एक कमरा मुझे, और आज तो खैर मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि 175 रुपये उसका किराया था हाँ। और 1 महीने का एडवांस। ओके। हाँ, तो ऐसे मतलब वो यहाँ शुरुआत हुई। फिर मैंने अपना एक थिएटर ग्रुप शुरू कर दिया मजमा के नाम से। कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिन्होंने थोड़ा बहुत थिएटर किया था। नरेश सूरी, मदन जैन, नसीर भी ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, रोहिणी अटंगड़ी। तो इस तरह के लोगों को लेके मैंने पहला प्ले जो किया वो था उध्वस धर्मशाला, which became a big hit and I had the main part and a very intense role. तो उससे भी थोड़ी हवा फैली, खासकर जो आर्ट फिल्म मेकर हैं उनमें। हाँ, कि बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ, और फिर मैंने कहा यार ये, फिर आक्रोश रिलीज़ हो गई थी। आक्रोश से भी मुझे बहुत अच्छा मतलब जो आर्ट फिल्म मेकर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन कमर्शियल सिनेमा ने मुझे इस्तेमाल करने का ऐसे सोचा जैसे कि जो विलन के इस तरफ खड़े रहते हैं ना, ऐसे करके, तो वैसा कुछ मुझे रोल देने चाहे जी। जिसके लिए मैंने कहा जी बस धन्यवाद। मैं ओम जी, आपकी तो पहली फिल्म, मतलब आपको इतनी फटाफट, आपको नेशनल अवार्ड 2 बार मिला, जी 2 अलग फिल्मों के लिए मिला। जी जी और उसके बीच में जो आपने बीच की फिल्म की थी उसमें भी आपको अवार्ड मिला, फिल्म फेयर या किसी ने आपको अवार्ड दिया। तो आपका करियर तो काफ़ी शुरू से ही, मतलब अवार्ड तो आपको मिलने शुरू हो ही गए थे। जी नहीं, मैं 76 में आया हूँ बॉम्बे जी। और 81 में आक्रोश बनी 5 साल बाद। उसकी जो पहली फिल्में थी उनका क्या हुआ? पहली फिल्में तो देखिए 79 में पहली फिल्म थी गोदूली, और इस बीच तो मैं थिएटर और अपनी नौकरी इन्हीं पे वो। लेकिन उस वक्त आर्ट फिल्में चलती भी बहुत मुश्किल से थी, मतलब नहीं उस दौरान चल रही थी, स्मॉल ऑडियंस थी तो Small भी audience, एक लेकिन सिलेक्ट अर्ध ऑडियंस थी। सत्य तो अर्थ सत्य किसी भी कमर्शियल फिल्म के साथ उसने कम्पीट किया। बट दैट इज व्हाट रियली मेड यू। यस, वो मेरी लॉटरी थी। हाँ, वो आपकी और लॉटरी मेरे जो हैं, मैं सही मानों में जी। जो मेरे मेंटर रहे फिल्म इंडस्ट्री में वो हैं गोविंद न्यालानी। जी। उनके साथ मैंने जो काम किया है, आक्रोश, अर्ध सत्य, आघात, द्रोहकाल, तमस, देव विद बच्चन साहब, तो ये सब जो काम है, इट्स ए वेरी, दिस बॉडी ऑफ वर्क इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एक ट्यूनिंग भी हो जाती है कभी कभी एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट में, एक अंडरस्टैंडिंग मतलब हो he जाती felt है, very comfortable with कंफर्टेबल, me. और तभी काम बहुत उभर के आता है, क्योंकि एक यू नो। I mean, he got the maximum out of me as an actor. ओम जी, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ओम पुरी जी से। तो ओम जी, जैसे हम बात कर रहे थे, आपको सक्सेस मिली, आपको 2 नेशनल अवार्ड भी मिले, आपको वैसे भी हर फिल्म के लिए अवार्ड मिले, लेकिन आक्रोश वो फिल्म थी जो कहते हैं कि आई हैव अराइव्ड। तो वो फिल्म थी जो आपको एक्चुअली बड़े पर्दे पर बिल्कुल उसने सक्सेस दे दिया आपको। उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था और किस तरह की फिल्में आपको मिल रही थी और आप क्या करना चाहते थे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आक्रोश से एक पहचान बनी। उस आक्रोश को देख के सत्यजीत रे साहब ने मुझे अपनी फिल्म में लिया, और रिचर्ड एटनबरा ने वही फिल्म देख के मुझे एक अच्छा कैमियो गांधी में, वो सीन लोगों को जो भी फिल्म देखता है हमेशा याद रहता है। तो फिर अरसत्य के बाद मेरा जीवन जो है वो कंफर्टेबल हो गया। अरसत्य के 1 साल बाद मैं अपना खुद का फ्लैट खरीद सका। तो अरसत्य बनी है 83 में, 84 में मुझे फ्लैट मिला, तो मतलब मुझे 8 साल लगे अपना पहला घर लेने में, क्योंकि पंजाब में हमारा कोई घर नहीं था। मैं तो किराए के कमरे में पला था। पुश्तैनी घर कोई नहीं था। सिर्फ 8 साल मैं अपने मामा के यहाँ, जो ज़मींदार थे, उनके यहाँ रहा 8 साल। उसके बाद आई वॉज ऑन माई ओन। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं 9वीं कक्षा से खुद कमाता था, खुद बनाता था, खुद स्कूल जाता था, खुद पढ़ता था। अलग अलग किस्म की नौकरियां भी की, ये वो सब।
ऐसा नहीं, मैं कोई सहानुभूति नहीं चाह रहा हूँ। जी। मुझसे भी बदतर मुसीबतों से गुजर के लोग हमसे कहीं ऊपर उठे हैं। कलाम साहब देख लीजिए, हमारे जी। मिसाइल मैन, जी, इतने जी। बड़े साइंटिस्ट बन गए। जी। वो बचपन में अखबार बेचते थे। जी। शास्त्री जी देखिए आप, हमारे मोदी जी देखिए। मोदी जी देखिए, चाय की दुकान थी, है ना। तो मुझे तो ये लगता है कि एक कहावत है ना जी। कि एक कोई शिकायत करता था, यार मेरे पास जूते नहीं हैं, जूते नहीं हैं यार मेरे पास। तो एक दिन उसने देखा कि किसी आदमी के पैर नहीं पैर हैं। ही नहीं है, बोला तब शुक्र है मेरे उसने शिकायत करना बंद बंद किया किया। कि भाई कम से कम मेरे पैर तो हैं। है जी। तो ये वही बात हुई जी। कि हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ें जेल के लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उन सब की पहचान हो सकता है ना बनी हो। जी। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो अध्यापक हो, हर क्षेत्र में। जी। जी। अच्छा ये बताइए कि जब आपने रिचर्ड एटनबरो के साथ काम किया तो पहला एक्सपोजर था आपका इंटरनेशनल सीन में, तो आपको कैसा लगा? क्योंकि उनकी वर्किंग, उनका स्टाइल, तरीका बहुत अलग है हमारे इंडियन सिनेमा से। तो जब आप इससे वहाँ ट्रांजिशन हुई, तो आपका एक छोटा सा रोल था, बट फिर भी जो माहौल था वो आपको कैसा लगा? देखिए, उससे पहले एक टेलीविज़न सीरियल था काफ़ी बड़ा, वो मेरा ख्याल है उन्होंने 5-6 महीने यहाँ शूटिंग की थी, ज्वेल इन द क्राउन। हाँ जी। तो उसमें मुझे एक 3 एपिसोड में मेरा काम था। मैं 1 महीना उदयपुर में उस यूनिट के साथ था और मेरा नाम रिकमेंड किया था जेनिफर कपूर ने, और वहीं मुझे सबसे बड़ी तनख्वाह मिली थी 50,000, जिससे मैंने कहा मैं घर तो नहीं खरीद सकता, हाँ। एक पुरानी गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो पूना से एक पारसी की गाड़ी 30,000 रुपये में मैं लेके आया था। जी। तो वो मेरा दरअसल पहला एक्वेंटेंस था अंग्रेज़ी फिल्म से, जी। और गांधी दूसरा था। सीरियल से मतलब? लेकिन असली जो करियर मेरा शुरू हुआ वो था सिटी ऑफ जॉय से, क्योंकि सिटी ऑफ जॉय में मेरा पैरेलल रोल था उस वक़्त का जो बहुत बड़ा स्टार था पैट्रिक स्वेज़की। जी। तो हम दोनों का बराबर का रोल था। जी। जी। इनफैक्ट लेंथ में शायद मेरा थोड़ा ज़्यादा था। हाँ। तो वो जब फिल्म रिलीज़ हुई वेस्ट में, तो मेरे काम की बहुत तारीफ हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो मेरा एक पूरा पेज, मेरी इंटरव्यू लेके वो पूरा पेज उन्होंने निकाला था। तो उसके बाद फिर जो है काम मिलना शुरू हो गया विदेश में। कैसा लगा आपको? आपने कभी सोचा था ऐसा कि मैं इंटरनेशनल वर्ल्ड सिनेमा में भी काम करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। जब आपको पहली ऑफर आई, आपकी क्या फीलिंग थी? फीलिंग तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग, और दूसरे ये जोश आता था कि मैं किसी से कम नहीं पढ़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। जैसे सिटी ऑफ जॉय के वक्त मैं रिक्शा पुलर हूँ, जो कलकत्ता में भाग के रिक्शा चलाते हैं सवारियाँ बिठा के, तो जाहिर है उन पे फ्लैश होगी ही नहीं, दिन भर भागते हैं बेचारे। तो हालांकि मेरा उस वक्त पेट वेट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने खूब जम के स्विमिंग की और दौड़ता था, रिक्शा चलाना सीखा। पहले दिन तो मैं 15 मिनट में हाफने लगा, बट धीरे धीरे विद इन 10-12 डेज आपको मैं बॉडी कंटिन्यूसली आई विद 2 पैसेंजर्स जो रिक्शा चलाना मुझे सिखा रहे थे, 2.5 घंटे तक मैं लगातार, सिर्फ 2 जगह हमने 5-5 मिनट के लिए खड़े होकर चाय पी बस। तो 2.5 घंटे तक मैं पूरे शहर में भागा। डर ये था कि कहीं सड़क पे कील भी होते हैं, कांच हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि मैं नंगे पैर मुझे भागना था, और फिल्म में भी नंगे पैर ही भागना था। अमेजिंग। ओम जी, आपके बारे में ये बहुत फेमस है कि आप जो भी आप कैरेक्टर आपको दिया जाता है, आप उसकी स्टडी करते हैं और आप उस पर वर्क करते हैं। मतलब कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो सीधा आ जाते हैं सेट पे, हाँ जी बताइए क्या लाइन्स हैं, दे डोंट रियली गेट इनटू द कैरेक्टर। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप उस कैरेक्टर को समझते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, उसके नुआंसेस समझ के निकालते हैं उनको बाहर। सबसे ज़्यादा मेहनत या सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क ऐसा कौन सा रोल है जिसके लिए आपने किया?
देखिए, एक तो आप थोड़ी जाति कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो कहते हैं हाँ भाई बता। माहौल बहुत बदला है अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, फॉर्चुनेटली। हाँ जी। लेकिन आपकी बात सही है हाँ। कि मैं अगर बात करूं मिड 80s की और बिगनिंग ऑफ 90s, तो एक तो स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, नहीं। कहानी सुना देते थे और क्लाइमैक्स छुपा के रख देते थे। वो आपको और कहानी भी आपकी तरफ से सुनाते थे, हाँ, ताकि वो आपको लगे मेरा रोल तो मेरा मेरी ही रोल है। फिल्म है। और बस दूसरे आपको लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलता था। जिस दिन आप सेट पे जाओगे उसी दिन सीन मिलता था। बल्कि कई बार तो ऐसा होता था कि आप गए, पहुंच गए, मेकअप रूम में बैठे हैं और असिस्टेंट से कहते हैं यार सीन तो दे दो यार, क्या मतलब लाइनें याद तो करें। सर क्या है कि अपने कादर खान साहब मद्रास में, तो वो शूटिंग कर रहे हैं किसी फिल्म की, वो लिख के अभी फ़ोन पे हमको लिखवाएंगे। तो मतलब वो मद्रास से सीन चलेगा फ़ोन से, तब तो मोबाइल नहीं थे, हाँ, ईमेल नहीं था, नहीं था। शायद फैक्स भी नहीं था। तो वो वहाँ से बोलते थे, यहाँ असिस्टेंट लिखते थे, फिर हमें सीन मिलता था। बस सही, आप कमर्शियल और सिनेमा की दूसरे बात। ये भी सही है कि उस वक़्त के कुछ स्टार जो एस्टैब्लिश हो गए, दादे बन गए, कुछ भी पहन के आ सकते हैं सेट पे और कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ बोल यार, मेकअप हो रहा है, हाँ पढ़ पढ़, एक बार और पढ़, हाँ ठीक है जाओ। तो ये स्टाइल था, लेकिन अब वैसा नहीं है। यू कैन सी सो It has मच changed. हार्ड It has वर्क, changed. ऑल दीज स्टार्स आर पुटिंग सो मच हार्ड वर्क। ओम जी, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ओम पुरी जी से। तो ओम जी, हम पहले एक बार बात कर रहे थे कि आपने बहुत सारे सीरियस रोल्स किए, लेकिन फिर आपने कुछ कॉमेडी की तरफ भी रुख मोड़ा। तो पहले तो लोग ये सोच ही नहीं पाते होंगे कि आप कॉमेडी करेंगे या कर पाएंगे। तो कैसे ये ब्रेक आपको कुंदन जी के साथ कैसे मिला? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों का तो मतलब मेरा इमेज ऐसा था आक्रोश के बाद कि मैं तो बहुत ही संजीदा, गंभीर और इंटेंस एक्टर हूँ, जो कि आप वैसे सीरियस हैं नहीं लाइफ में। पहले थे। हाँ। लेकिन मैं नहीं ये चाहता था कि मैं सिर्फ सीरियस, मैं चाहता हूँ जो कि मैं बहुत हद तक कामयाब रहा हूँ इसमें, कि मैं एक वर्सेटाइल एक्टर बनना चाहता था कि मैं अलग अलग किस्म की भूमिकाएं निभा सकूं। तो मैंने कहा है यार ये कॉमेडी के लिए मैंने रंजीत कपूर, जो कि हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत ही ज़हीन जिसे कहें कि डायरेक्टर हैं, तो मैंने उनको, मैं हॉस्टल में रहता था तब, और उनको मैंने दिल्ली से बुलवाया और उनके रहने का भी इंतज़ाम किया, थैंक्स टू बाशु भट्टाचार्य। उनका एक गाला था, उसमें मैंने उस बेचारे का इंतज़ाम किया, और वो, उनकी पत्नी और उनकी बहन, ये 3 लोग आए थे। और मैंने कहा भैया ये बिच्छू एक नाटक, बिच्छू एक फ्रेंच नाटक का, मॉलियर के नाटक का रूपांतर है जी मुस्लिम बैकड्रॉप पे, जी। और वो बिल्कुल टोटल फार्स है, अच्छी डिसेंट कॉमेडी। और उनकी खासियत ये थी मौलियर साहब की कि वो प्ले तो वो लिखते थे, लेकिन वो चेंज होता रहता था। अगर बरेली में किया है तो उसके कुछ मुताबिक बरेली का आ डाल जाता दिया। था, या आज न्यूज़पेपर में कुछ छपा है वो भी शामिल कर लेते थे। चंडीगढ़ गए तो वहाँ का कुछ, कभी पॉलिटिक्स पे कमेंट, कभी कोई सोशल कमेंट। तो बहरहाल वो रंजीत कपूर ने मेरे साथ डायरेक्ट किया और पहला शो हमने पृथ्वी में किया उसका, एंड इट वाज अ ह्यूज हिट। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ओम पुरी इस तरह की क्लाउनिंग भी कर सकता है। और हमने काफ़ी उसके 60-65 शोज़ किए। जी। तो जाहिर है कुंदन शाह को पता चला कि भी ऐसा ऐसा है, वो देखा होगा उसने प्ले और मुझे बुलाया। लेकिन कुंदन की फिल्म के बाद बहुत लंबा गैप, बहुत लंबा, वो आया चाची 420। और जब चाची 420 आई
तो कमर्शियल सिनेमा वालों ने भी सोचा कि यार ये तो कर लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छी करता है कहानी, यार। हाँ। तो डेविड धमन ने मुझे बुलाया। वैसे डेविड तो आपके फ्रेंड रहे, साथ में थे क्या? क्लासमेट थे, हाँ, मतलब वो हाँ, एडिटिंग में था, हाँ। हम एक्टिंग में थे। एक्टिंग में थे। तो बुलाया तो मैंने कहा बे कमीने, शर्म नहीं आती तेरे को? हैं साला 25 फिल्में कर चुका है, हमारी याद आ आई तुमको? नहीं यार वो क्या है कि मैंने चाची देखी ना तुम्हारी। मैंने कहा क्यों, जाने में दोबारा नहीं देखी थी? हाँ यार वो तो मैंने कहा चलो कोई बात। फिर उसके साथ 3-4 फिल्में की मैंने। फिर प्रियदर्शन जी ने पकड़ लिया, फिर उनके साथ भी काफी फिल्में की हैं। और अब जरा जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी काफ़ी माशाल्लाह बढ़ गया है। वैसे आप रियल लाइफ में भी मुझे पता है कि मिमिक्री करते हैं, नहीं, आवाज अच्छी बना लेते हैं मिमिक्री आप। नहीं करता, आवाज अच्छी बना लेते हैं आप। नहीं। और मैंने किसी को कॉपी नहीं किया और ना मुझे ये शौक है, सिवाय अमरीश पुरी जी के। मैं उन्हीं की बात करने जा रही थी कि अमरीश पुरी जी, लोग सोचते हैं कि वो आपके भाई हैं, जो कि वो हैं नहीं। और मुझे पता है कि आप फ़ोन पे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी तरह निकाल लेते हैं, और कई बार आपने ऐसे छेड़छाड़ किया, नसीर जी के साथ भी किया है और मीता वशिष्ठ के साथ भी किया, आपने फ़ोन पे उनकी आवाज़ निकाली। और अरे पता है आपको वो? बिल्कुल पता है, तो वो किस्सा एक बार हमें सुना दीजिए। मैंने ऐसे ही नसीर के यहाँ फ़ोन किया तो उनकी पत्नी रत्ना ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा भाई वो नसीर है। पुरी साहब, हाँ मैं अभी बुला रही हूँ। अरे क्या भाई, कभी घर वर भी बुला लेगा करो यार, कोई खाना वाना खिला दिया करो कभी कभार। हाँ पुरी साहब जब आप चाहें ये वो। उसके बाद मुझे हंसी आ गई, ऐप ये वो। और मीता वशिष्ठ का ये था कि उसने कहा कि मेरा बर्थडे है, शाम को मैंने 5-7 दोस्तों को बुलाया है तो प्लीज़ आना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बाद में फ़ोन किया उसको कि टाइम पता पूछने के लिए कि कितने बजे आना है। तो उसकी आंसरिंग मशीन थी और मुझे मस्ती सूझी, मैंने पुरी साहब की आवाज़ में उसमें मैसेज छोड़ दिया कि हाँ भाई हमें क्यों याद करोगी, एनीवे हैप्पी बर्थडे। ओ माँ, हाँ बुलाओ भाई जिसको बुलाना है। हमारे साथ फिल्मों में काम तो किया है तुमने, लेकिन तो वो एक्साइटेड हो गए। पुरी साहब का नंबर ढूंढ रही हूँ और उन्होंने नंबर किसी से लिया और पुरी साहब को फ़ोन किया। अरे पुरी साहब, हाउ स्वीट ऑफ यू, मुझे आपका मैसेज मिला आंसरिंग मशीन पे, हैं प्लीज़ आइए ना शाम को। किस लिए? अरे मेरा बर्थडे, आपने मैसेज छोड़ा ना। मैसेज मैंने, तो पुरी साहब भड़क गए, बोले देखो वो कमीना ओम होगा, समझे, मैंने कोई मैसेज वैसेज नहीं छोड़ा और मुझे पता भी नहीं आज तुम्हारा जन्मदिन है, पर चलो एनीवे हैप्पी बर्थडे टू। तो ये 2 किस्से। तो आप कर लेते हैं ना, आवाज़ बहुत अच्छी कॉपी। और मैं बहुत तंग करता था उनको, पुरी साहब को। वो मेरे भाई जैसे ही थे वो, मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई हो, मैं कहता हूँ भैया वो तो भाई जैसे ही थे। हाँ पहले तो ये बताइए, मुझे पता है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं जी। और आप यूनिट को बुला बुला के लंदन में जहाँ आप शूटिंग कर रहे थे, आप उन्हें खाना खिलाते थे। बिल्कुल, तो विदेशियों को मैंने वो खूब खाना किस्सा खिलाया। हमें सुनाइए। कौन सी 100 फुट जर्नी। 100 फुट जर्नी। तो 100 फुट जर्नी में आपने एलन मुझे मेरेन, जी मैंने पिक्चर देखी है, आई हैव सीन द फिल्म। उनको और बहुत ही उम्दा फिल्म है, बहुत उनको अच्छी मैंने फिल्म कढ़ी खिलाई, जी। उनको पकौड़े खिलाए, उनको पराठा खिलाया। है। जी तो इस किस्म की चीज़ें जो उन्होंने कभी नहीं खाई होंगी। हाँ बैंगन का भरता खिला दिया। हाँ। उनके हस्बैंड भी आए हुए थे। तो इज इट थेरेप्यूटिक फॉर यू? आप ये स्ट्रेस बस्टर है, जब बिल्कुल, आप बिल्कुल। मतलब थोड़े से भी टेंस हो तो आप किचन में घुस जाते हैं और कुछ बना देते हैं और आपका मूड। नहीं ऐसा नहीं, देखिए मैंने विदेशी जो फिल्में की हैं, खासकर इंग्लैंड में जो की हैं, उसमें मैं 1.5 महीना 2 महीने, क्योंकि काफ़ी मेजर रोल भी जी किए हैं, जी तो मैंने कहा मैं देखो होटल के कमरे में मैं नहीं रह सकता भैया 2 महीने या 1.5 महीने। हाँ आई विल स्टे इन एन अपार्टमेंट चाहिए। अपार्टमेंट। हाँ और उनके अपार्टमेंट इतने बढ़िया होते या, हैं, वेल इक्विप्ड, 2 बेडरूम हॉल, किचन, और किचन आपकी किचन की हर चीज़ मौजूद है, माइक्रोवेव है, डिश वॉशर है। और मैं तो 40 मिनट में दाल रोटी हमेशा नहीं बनाता था, लेकिन वहाँ नान और रोटी रेडीमेड मिल जाती है। और सब्जियां उनकी कटी कटाई मिलती हैं, धुली हुई मिलती हैं, आपको बस उसको डालना है और छौंकना है ना। अब हाँ, अदरक लहसुन तो काटना पड़ेगा, है ना।
तो ऐसे यहाँ से पैकेट्स मिलते हैं, वो भी ले जा सकते हो हाँ, आप। नहीं, अच्छा, पर्सनल लाइफ में नंदिता कैसे मिली आपको, पहले तो ये बताइए। नंदिता जी आई थी जी, वो जर्नलिस्ट हैं, रही हैं, तो कलकत्ता में सिटी ऑफ जॉय के वक्त वो मिलने आई थी और बस उधर ही उनसे मुलाकात हुई। फिर वो पहले दिन तो इंटरव्यू हुई, फिर वो 2 दिन बाद आ गई फोटोग्राफर को लेके के फोटोग्राफ तस्वीरें करनी। लेनी है। उसके बाद कोई 1-2 फंक्शंस में ले गई। एक बार तो मतलब उन्होंने बिरजू- सेट कर, बिरजू- माइंड में सेट हो गया था उनके के। बिरजू महाराज और हाँ। तो अच्छा लगा। हाँ। तो ऐसे बस दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद बाकी जो चक्कर होते हैं यूजुअली वो चल गए। अच्छा, एक बेटा है आपका, जी। उसके बारे में, ईशान के बारे में कुछ बताइए। आई नो कि कुछ 11 साल की उम्र में उसने एक बहुत अच्छी आपकी एक पोर्ट्रेट सी बनाई थी। जी जी हाँ। तो नहीं, वो पेंटिंग बहुत ज़हीन बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है और बड़ा फोकस है वो छोटे से ही। और दूसरे एक थोड़ी सी मेरी कंट्रीब्यूशन उसमें ये है कि मैं उसके लिए अलग अलग किस्म के खिलौने लेके आता था। जब वो बहुत छोटा था, 2 साल का, तो किचन के बगल में सर्वेंट का रूम था जिसमें वो आराम करता था। वी डिडंट हैव अ लिव इन सर्वेंट, तो वहाँ पे उसके खिलौने हम रख देते थे और उसके साथ वो खेलता रहता। इंक्लूडिंग आई गेव हिम अ किचन सेट, अच्छा, जो कि वैसे लड़कों को नहीं दिया नहीं जाता, दिया जाता। सिर्फ लड़कियों को दिया जाता है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, इसको भी फादर कुक खाने करता का है तो शौक सन भी कर शौक होना सकता है। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ETC ELC अर्ली लर्निंग सेंटर, जो इंग्लैंड में बड़े इनोवेटिव खिलौने एंड एजुकेटिव खिलौने, तो वहाँ का मैं कितनी बार गया था, हर बार मैं नए नए उनके लिए ऐसे खिलौने लाता था। लेगोज, आई मीन यू विल बी अमेज वो किस किस तरह की इतने छोटे छोटे लेगोज में मतलब 7-8 साल की उम्र में हवाई जहाज़ बना दिया, रेलगाड़ी बना दी, मतलब तरह तरह की लगा बट वो रहता दैट था। इज क्योंकि आपने उसको इक्विपमेंट दी तो वो बना पाया। लगातार लगा रहता था। कंट्रीब्यूशन बहुत हद हिज तक है। ड्राइंग इज़ वेरी गुड। हाँ, बिकॉज ही मेड अ स्केच। बट नाउ आई बिलीव वो एक्टर बनना चाहता है और एक्टिंग कर रहे हैं और आप उनको सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आप उनको। हाँ, नहीं उसको मतलब पता नहीं शौक चढ़ गया तो मैंने उसको सब बताया, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के और एक्टर के प्रोज एंड कॉन्स। मैंने कहा मैं तुम पे कोई चीज़ ला दूंगा नहीं, चॉइस विल बी योर्स। तुम जो भी चुनोगे उसके बारे में जो मुझे पता है दोनों तरफा वो मैं बता दूंगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो करें। लेकिन ये मेरा ख्याल है इसको 7-8 साल से, कम से कम 6-7 साल से तो ज़रूर, ये अलग पदमसी की बेटी हैं रायल पदमसी जी। वो थिएटर वर्कशॉप्स करती हैं। जी, तो ये हफ्ते में 2-3 बार जाता था उनकी वर्कशॉप में। हाँ, और फिर स्कूल में भी इसने एक सब्जेक्ट लिया जो है ड्रामा। तो स्कूल का मैंने कुछ, नाउ ही इज़ 19, जब वो कुछ 15 का था या 14 का था तो रायल ने बुलाया कि भाई आज जो सब बच्चों की ना छोटी छोटी परफॉर्मेंस है और सब पेरेंट्स आ रहे हैं, आप भी आइए। तो मैं गया तो इसने मार्टिन लूथर किंग की स्पीच पढ़ी, आई हैव अ ड्रीम, ऐसा करके शुरू किया उसने। मैंने कहा यार ये पिद्दी सा साला आवाज़ ये तो निकाल बन रहा गया है। एक्टर। हाँ, और मैंने जैसे उसने ख़त्म किया मैंने खड़े होकर ताली बजाई उसके लिए। और अभी उसका जो अभी फाइनल ईयर, अभी कुछ 6 महीने पहले फिर उसके स्कूल में फिर उनके टीचर ने मुझे बुलाया कि प्लीज़ आके बच्चों की ये परफॉर्मेंस देखिए और कुछ बताइए। मैंने कहा ठीक है। तो उसने तैयार की थी ग्रेट डिक्टेटर, चार्ली चैपलिन की जो फिल्म है उसकी आखिरी में जो स्पीच है, बहुत लंबी है वो उसने। और उसके 2 दिन पहले मेरे पास आया, उसने कहा बाबा कैन यू हेल्प मी अ लिटिल बिट। आई सेड यस श्योर टेल मी। ही सेड आई हैव टू प्रिपेयर दिस स्पीच। मैंने कहा ठीक है तुम पढ़ो। तो उसने बहुत अच्छी पढ़ी। मैंने कहा भैया तुम 80% तो रेडी है, बाकी मैंने 2-3 उसको छोटे छोटे सुझाव दिए। एंड व्हेन आई सॉ द परफॉर्मेंस, नॉट ओनली दैट ही इनकॉर्पोरेटेड ऑल दैट, लेकिन अपनी तरफ से भी उसने कुछ मूव्स और ये वो बिल्कुल रिलैक्स्ड। और टीचर भी बहुत खुश हुई, मैं भी खुश हुआ। लेकिन मैंने उसे ये बताया है कि
ये बहुत ज़्यादा आरामदेह जॉब नहीं है। नहीं है। आराम भी बहुत बार मिलता है, बहुत सारी जगहों, जैसे हम कहाँ दुनिया घूम सकते थे अगर हम फिल्म में नहीं होते, ना। तो लेकिन मैंने कहा ये लड़कियां जो है ना, जहाँ -5 डिग्री होता है, शिफॉन की साड़ी पहन के मटकती हैं, तो कोई आसान बात नहीं है। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, लेकिन क्या करें, समय ख़त्म हो रहा है और हम रैपिड फायर करते हैं। तो अब मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगी जिनका आपको एक वर्ड में जवाब देना है। ज़्यादा पैशन फिल्मों के लिए है या थिएटर के लिए? फिल्में। जिस मकाम पर आप पहुंच चुके हैं उससे संतुष्ट हैं? काफ़ी हद तक। छुट्टी का दिन कैसे बिताते हैं? थोड़ा ज़्यादा सो जाते हैं और मन हुआ तो कुछ पका लेते हैं, किसी 2-3 दोस्तों को बुला लिया, या खंडाला चले गए, वहाँ एक छोटा सा बंगला है, पेड़ पौधे देख लिए, उसका भी मुझे शौक है। अगर डायरेक्टर बने तो कैसी फिल्म बनाएंगे? ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि जिसमें जो सैटायर हो, या तो सैटायर हो कि जिसमें जाने भी दो यारों की तरह संदेश भी हो और अच्छा ह्यूमर भी हो, या फिर प्रियदर्शन जैसी या चाची 420 जैसी जो हार्मलेस ह्यूमर हो, जिसमें आप परिवार के साथ फैमिली बैठ कॉमेडी, एंड वो ह्यूमर किसी को बेल्ट के नीचे चोट ना पहुंचाए। खाने में क्या पसंद करते हैं? कढ़ी चावल। फिल्मों में आने से पहले किस एक्टर का रोल मॉक करते थे? बोल के नहीं मॉक करता था, लेकिन शीशे के सामने दिलीप साहब जैसे एक्सप्रेशन ज़रूर मैं कोशिश करता था। हॉलीवुड की सबसे पसंदीदा फिल्म? नहीं, ऐसी देखिए, वो म्यूज़िकल जो है ना, वो मैं बहुत बार, जैसे साउंड ऑफ म्यूज़िक है। अगर एक्टर ना बनते तो क्या बनते? ये तसव्वुर करना तो बड़ा मुश्किल है कि मैं क्या बनता। एक्टर बनने के पहले मैं तो मतलब या तो थिएटर कर रहा था, और, तो एक्टर ही और रहे, नौकरी किसी भी मीडियम में हो। नौकरी के हिसाब से मैं क्लर्क था, गवर्नमेंट जॉब थी मेरी फाइनली। फेवरेट हिल स्टेशन? डलहौजी। फेवरेट डेस्टिनेशन अब्रॉड, इंडिया से बाहर? वैंकूवर। क्यों? इट्स अ वेरी रिलैक्स्ड सिटी। हाँ, लेड बैक है। ओम जी, हम चाहेंगे कि आप यहाँ के एक ऑटोग्राफ साइन करिए। आपकी फ़ोटोग्राफ हमने एक लगाई है, और प्लीज़ हमारे शो के बारे में कुछ लाइंस लिखिए। शो के बारे में?